एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति आगरा शहर के निवासी हैं, जिनका नाम किशन है और वो मिलिट्री से रिटायर्ड थे। उनके पद के बारे में मुझे पता नहीं, पर ये मालूम था कि वो किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर से ही रिटायर हैं। वो अपनी पत्नी संगीता जी के साथ रहते हैं। वैसे उनकी 5 बेटियां हैं, पर सभी की शादी हो चुकी है। सभी अपनी अपनी गृहस्थी में खुश हैं। उनकी 2 बड़ी बेटियों का ससुराल आगरा शहर में ही है, जिनका आना जाना किशन जी के यहाँ लगा रहता है। बाकी 3 बेटियों की ससुराल आगरा से बाहर है, तो उनका अपने मायके में आना साल के साल ही हो पाता है। सभी लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी जगह खुशी से रहते हैं। किशन जी और उनकी पत्नी संगीता अपना जीवन यापन अपनी पेंशन से ही करते हैं, और अपनी पेंशन से वो दोनों ही बहुत ही अच्छा जीवन जीते हैं। उन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है। दोनों ही पति पत्नी अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कहते हैं ना कि वक्त के आगे किसका जोर चला है। एक दिन अचानक ही किशन जी की पत्नी संगीता जी का रात को सोते सोते ही स्वर्गवास हो जाता है। किशन जी के बुढ़ापे का सहारा अचानक ही छूट जाता है, और इस बुढ़ापे में वो बिल्कुल ही अकेले हो जाते हैं। संगीता जी के गुजर जाने के बाद उनकी सभी बेटियों को किशन जी की चिंता सताने लगती है कि इस भरे संसार में वो अब अकेले कैसे रहेंगे। उनके खाने पीने, उनकी दवा दारू और उनका ध्यान कौन रखेगा। काफ़ी कुछ सोच विचार के बाद उनकी सबसे बड़ी बेटी सीमा ये निष्कर्ष निकालती है कि उनके पास एक परमानेंट बाई का इंतजाम कर दिया जाए, जो उनका और घर का, उनके खाने पीने सभी बातों का ध्यान रखेगी। सभी लोगों को उसकी बात सही लगती है, और 2-4 दिनों के अंदर ही बाई का इंतजाम भी कर दिया जाता है। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद सभी लड़कियां अपने अपने घर वापसी कर लेती हैं। आखिर वो भी कब तक रुक पाएंगी। सभी की अपनी अपनी गृहस्थी है। अब किशन जी अपने घर में बिल्कुल ही अकेले हो गए थे। उनसे बात करने वाला, उनके सुख दुख सुनने वाला अब उनके पास कोई नहीं था। बाई भी अपना काम करती और अपने में मस्त रहती थी। वैसे भी उसे उनके खाने पीने आदि का ध्यान रखने के लिए रखा था, ना कि उनके सुख दुख बांटने के लिए। संगीता जी के जाने के बाद शुरू में तो दोस्त और रिश्तेदार मिलने आते थे, पर अब उस बूढ़े व्यक्ति के पास समय खराब करने कोई नहीं आता था। किशन जी भी अब अपनी परिस्थिति से ऊब गए थे। उन्होंने बाहर आना जाना बंद कर दिया था। संगीता जी के जाने का उन्हें इतना सदमा लगा था कि वो अब ना किसी से बात करते थे और ना ही किसी के पास जाते थे। बस कभी कभार किसी का फ़ोन आ जाता तो उनकी बात हो जाती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। बाहर से उन्हें देखने पर यही महसूस होता था कि वो अब अपनी दुनिया में खुश हैं। वो बात अलग है कि संगीता जी का उन्हें दुख है, पर हकीकत उसके विपरीत है। किशन जी की तबीयत अब अकेले रहते रहते बहुत खराब रहने लगी थी। इतनी खराब कि उनके बिस्तर पकड़ने की नौबत आ गई थी, क्योंकि उनके पास बात करने वाला, उनके सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं था। इस बात से वो मन ही मन घुटते जा रहे थे। किशन जी की बेटियों को उनके बीमार होने की खबर मिलते ही 5 बेटियां उनसे मिलने चली आईं, और बीमार पिताजी को देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो सब क्या करें, कैसे उनका ख्याल रखें। सभी की अपनी अपनी गृहस्थी थी, तो कोई भी हमेशा के लिए उनके पास नहीं रह सकता था, पर कुछ न कुछ तो रास्ता निकालना ही था। बहुत कुछ विचार विमर्श करके और सभी बेटियों की सहमति से सब इस नतीजे पर पहुँचे कि अब से पापा हर किसी के घर 2-2 महीने के लिए उनके साथ रहें, और उनके इस घर को बेच दिया जाए, जिससे उनकी देखभाल हो जाएगी। और उनके लिए गए फैसले में उन सभी बेटियों के पतियों ने भी अपनी अपनी सहमति दी। सभी ने ये भी कहा कि पापा की भलाई इसी में है कि वो हम सबके साथ रहें, जिससे वो खुश रहेंगे तो जल्दी अच्छे हो जाएंगे। घर को बेचने वाली बात किशन जी को बताई गई। इस बात को सुनकर उन्हें थोड़ा दुख लगा, क्योंकि उस घर में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई थी। उस घर में अच्छे बुरे सारे दिन देखे थे, इसीलिए उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। पर सबकी सहमति के लिए गए फैसलों को मानने के अलावा किशन जी के पास और कोई चारा भी तो नहीं था। उन्होंने बुझे हुए मन से सोचा कि अकेले रहने से तो यही अच्छा है, कम से कम मेरे से बात करने वाला तो कोई होगा। किशन जी का अपना बरसों पुराना घर, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी काटी थी, उसे आनन फानन में बेच दिया। उनकी सहमति ली गई, पर बहुत ही बेमन से उन्होंने उस घर को बेचने की हामी भरी। उस घर को बेचने के बाद किशन जी की सबसे बड़ी बेटी सीमा ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा।
किशन जी भी उसके साथ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए थे। बुढ़ापे का शरीर था उनका और उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं था, इसीलिए वो जाने को राजी हो गए थे। हालांकि आगरा को और अपने घर को छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था। सीमा के घर 2 महीने गुजारने के बाद वो उससे छोटी बेटी अंजू के घर जाने वाले थे और ऐसे ही करके एक एक बेटी का नंबर उसके हिसाब से आने वाला था और बाकी बचे 2 महीने वो अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ बिताने वाले थे, क्योंकि साल तो 12 महीने का होता है ना। कोई भी ज़्यादा रखने के लिए राजी नहीं था। किशन जी खुशी खुशी सीमा के साथ मथुरा रहने के लिए चले गए। वहाँ पर पहुंचकर सीमा के बाकी घर वालों ने बड़े ही प्यार से उनका स्वागत किया। उसके बच्चों ने भी नाना जी कहकर उनके आने की खुशी जाहिर की। किशन जी उनके इस तरह से किए गए अपनेपन और प्यार को पाकर बहुत ही खुश हो गए। वो मन ही मन सोचने लगे कि अकेले पड़े रहकर जीवन काटने से तो यहाँ सबके साथ रहना अच्छा है। सीमा ने किशन जी को रहने के लिए घर में एक अलग से कमरा दिया। उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर उनके कमरे को उनके हिसाब से व्यवस्थित किया गया। कमरे में ही अटैच बाथरूम था, जिससे उनको कोई भी तकलीफ ना हो। किशन जी भी उसकी की गई सारी व्यवस्था को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मन ही मन सीमा और उसके परिवार को बहुत आशीर्वाद दिया। उन्होंने मन में सोचा कि चलो कम से कम आज भी इस बूढ़े व्यक्ति की किसी को ज़रूरत है, उसको भी प्यार करने वाला, ध्यान रखने वाला कोई है। उनकी तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा था। किशन जी के नाती पोते भी उनका बहुत ध्यान रखते थे। सबके साथ खाना पीना, उठना बैठना, सभी के कामों में उनका सहयोग करना, इन सभी बातों से अब वो बहुत ही खुश रहने लगे थे। उनकी दूसरी बेटियों का भी फ़ोन आता रहता था। वो सभी से सीमा के घर अपने खुश रहने की बात करते थे। अब तक किशन जी को सीमा के घर रहते हुए 1 महीना गुजर चला था, परंतु किशन जी का मन सीमा के घर पर अब नहीं लग रहा था। किशन जी मन ही मन अपना घर, अपने आसपास पड़ोस, रिश्तेदार, दोस्त और सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी संगीता को याद किया करते थे। वो किसी से कुछ नहीं कहते थे, पर मन ही मन वे वहाँ पर घुटन महसूस करने लगे थे, क्योंकि सीमा और उसके बच्चे किशन से अब वैसा व्यवहार नहीं करते थे जैसा वो किशन जी के घर आने पर शुरू में किया करते थे। ना ही सीमा के पति किशन जी की इज्जत किया करते थे। एक दिन की बात है, जब किशन जी अपने कमरे में बैठे पूजा पाठ कर रहे थे कि तभी सीमा उनके कमरे में आकर उनके पलंग पर उनके पास बैठ गई और उनके पाठ खत्म होने का इंतजार करने लगी। उसे देखकर किशन जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आज कहाँ से इस बूढ़े की याद आ गई। उन्होंने सोचा कि आज कैसे सूरज पश्चिम से निकल आया, क्योंकि किशन जी के बहुत बुलाने पर भी वो उनके पास नहीं आती थी, कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाती थी। उन्होंने सोचा कि ज़रूर इसे मुझसे कोई काम है। किशन जी ने अपना पाठ खत्म किया और सीमा से कमरे में आने का कारण पूछा। सीमा कई तरह की मीठी मीठी बातें करने लगी, पर किशन जी ने उसे टोकते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आने को कहा, क्योंकि उसकी बात से वो समझ रहे थे कि ये कुछ कहना चाहती है। सीमा ने भी किशन जी के कहते ही बिना समय गवाए अपनी बात को कहना शुरू किया। सीमा ने कहा कि उसके पति अनिल कह रहे थे कि आपको किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अनिल ये कमरा किराए पर देना चाहते हैं, जिससे घर में थोड़ी ज़्यादा आमदनी होने लगी, क्योंकि कहीं न कहीं घर का खर्चा भी बढ़ गया है। सीमा के ऐसा कहते ही किशन जी के दिल को जोरों से धक्का लगा, क्योंकि किशन जी अच्छे से जानते थे कि उस घर में कोई भी ऐसा कमरा नहीं है जिसमें उन्हें शिफ्ट किया जाए। वो चुपचाप बैठे सीमा की सारी बातें सुनते रहे। सीमा न जाने क्या क्या कहे जा रही थी, लेकिन किशन जी का दिमाग तो शून्यावस्था में चला गया था। थोड़ी देर तक अपने मन में ही कुछ सोच विचार करके किशन जी ने सीमा से बिना कुछ बात को तोड़े मड़ोड़े सीधे ही उस कमरे का किराया बताने को कहा। उन्हें पता था कि वो उनसे कमरे में रहने का किराया चाहती है। सीमा ने भी एक ही झटके में कमरे का किराया बता दिया और साथ ही साथ खाने पीने का भी पैसा बताते हुए कमरे से बाहर चली गई। किशन जी बहुत देर तक अकेले बैठे बैठे इन्हीं सब बातों के बारे में सोचकर अपनी आंखों को नम किए जा रहे थे। उन्हें अपनी आंखें, अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी बेटी उनसे ये सब बोल सकती है। वो बैठे हुए सोचने लगे कि वो सब प्यार, वो अपनापन, वो मान सम्मान सब इस बूढ़े आदमी को अपने जाल में फंसाने के लिए दिखाया गया था।
वो सोचने लगे कि सीमा अगर मुझसे वैसे ही पैसे मांग लेती तो क्या मैं उसे नहीं देता। आखिर वो मेरी बेटी है और वैसी भी बेटियों के घर का माँ बाप मरते दम तक पानी भी नहीं पीते हैं, तो क्या मैं रख लेता। मैं तो उसके साथ 2 गुना व्यवहार करता, पर इस तरह से खाने का पैसा और किराया मांगकर उसने मेरा बहुत दिल दुखाया है। क्या यही दिन दिखाने के लिए मुझे अपने साथ लाई थी? यही सब बातें उनके दिमाग में उधड़ बुन कर रही थी। आज उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। ये सब सोचते सोचते वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। जैसे तैसे आज किशन जी को सीमा के घर में रहते हुए 2 महीने बीत गए थे। किशन जी का मन अब तक सीमा की तरफ से पूरी तरह से बुझ गया था। वो जल्दी से जल्दी उसके घर से निकल जाना चाहते थे। उन्हें इस घर में 2 महीने से किसी न किसी बहाने अच्छी तरह से लूटा गया था। कभी कुछ मांगकर, तो कभी कोई दुखड़ा रोककर, तो कभी बच्चों के नाम पर। किशन जी को इस घर में पूरी तरह से एटीएम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। किशन जी को अपने खर्च किए गए पैसों का दुख नहीं था, बल्कि उन्हें दुख इस बात का था कि इस घर में उन्हें सीमा के पिता की हैसियत से नहीं, बल्कि किसी किराएदार की तरह से ही रखा गया था। उस घर में अब उनका इतना दम घुटने लगा था कि उन्होंने अपनी दूसरी बेटी अंजू को वहां से ले जाने के लिए कहा। किशन जी के फ़ोन करते ही अंजू और उसके पति सुरेश उन्हें लेने के लिए सीमा के घर पहुंच जाते हैं। वैसे भी अब किशन जी को सीमा के घर रहते हुए 2 महीने बीत चुके थे, तो अब नंबर के हिसाब से अंजू की ही बारी थी उन्हें रखने की। किशन जी भी अंजू के साथ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार बैठे थे। वो सोच रहे थे कि कैसे भी करके इस घुटन भरी जिंदगी से तो छुटकारा मिले, और वहाँ पर रहूँगा तो कभी कभार कोई ना कोई दोस्त या रिश्तेदार से तो मिलना होगा, क्योंकि अंजू आगरा में ही रहती थी। अंजू बड़े ही प्यार से किशन जी को अपने घर लेकर आई। अंजू के घर पहुँचते ही उसके बच्चों ने भी अपने नाना जी का स्वागत बड़े ही प्यार से किया। अंजू के 2 लड़के थे। किशन जी के घर पहुँचते ही दोनों भाई उनके आगे पीछे घूमने लगते हैं। दोनों ही नाना जी के घर आने से बहुत खुश थे। अंजू ने भी किशन जी को एक अलग से कमरा दिया और उस कमरे में भी उनकी पूरी सुविधा का ध्यान रखा गया। उनके ज़रूरत का एक एक सामान उस कमरे में व्यवस्थित किया गया। वो कमरा भी अटैच बाथरूम वाला था। किशन जी ने सब कुछ उसी तरह से उन सभी चीज़ों और इंतजामों को देखकर, जिस तरह से सीमा के घर में उन्हें दिया गया था, ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, पर कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, उससे उस कमरे का किराया पूछा। किशन जी ने अंजू से बड़े ही दबे सुर में कहा कि मुझे पहले ही बता देना बेटा कि खाने पीने का और इस कमरे का कितना खर्चा आएगा, जिससे बाद में किसी को भी कोई तकलीफ़ ना हो। अंजू ने किशन जी को हैरानी से टोकते हुए कहा, पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं आपसे यहाँ रहने और खाने पीने का पैसा लूँगी? आप मेरे पापा हो, कोई गैर नहीं, और आप यहाँ पर पूरे मान सम्मान के साथ अपना हक समझ कर रहिए। अंजू ने कहा, पापा आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपसे पैसे ले सकती हूँ? मैं तो क्या कोई भी बेटी अपने माँ पापा से उनके रहने या खाने पीने का पैसा लेगी? उसकी इस बात को सुनकर किशन जी थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने अंजू से मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा कि ऐसा नहीं होता? मेरे साथ तो ऐसा एक बेटी ने ही किया है। अंजू को कुछ समझ नहीं आया। उसने किशन जी से साफ साफ सब कुछ बताने के लिए कहा। किशन जी ने जो कुछ भी सीमा के घर सहा, जो कुछ भी उनके साथ घटा, वो सारी बातें क्रमबद्ध तरीके से अंजू को बताई कि किस तरीके का व्यवहार उनके साथ वहाँ पर किया जाता था। ये सारी बातें बताते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि वो ये सब सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनकी अपनी बेटी ऐसा करेगी। उनकी कही गई बातों पर अंजू को विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच समझ ही नहीं पा रही थी कि सीमा ऐसा कर सकती है। उसने सीमा से बात करने के बारे में सोचा कि सीमा ने ऐसा क्यों किया, पर किशन जी ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि बेकार में बात को आगे बढ़ाने से क्या फ़ायदा। अंजू ने उनकी बात को मान लिया और बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया। अब किशन जी अंजू के घर बड़े ही सुख चैन के साथ रह रहे थे। उन्हें वहाँ पर किसी भी प्रकार की ना कोई परेशानी थी, ना ही किसी से कुछ शिकायत थी। अंजू के घर पर उनकी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। धीरे धीरे किशन जी सीमा के घर बिताई पुरानी कड़वी बातों को भी अंजू के प्यार और सम्मान से भुलाते जा रहे थे। अब उन्हें किसी से कोई भी शिकायत नहीं थी और ना ही कोई गिला शिकवा था।
अंजू के घर पर भी उन्हें रहते रहते पूरे 2 महीने होने वाले थे। बस कुछ ही दिन शेष बचे थे। अंजू के घर पर किशन जी का दिल बहुत अच्छे से लग गया था, पर वहाँ से जाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि बाप को सभी ने 2-2 महीने के लिए बांटा था। अंजू के घर से जाने के 2 दिन पहले ही अंजू किशन जी के कमरे में उनके पास आकर बैठ गई, क्योंकि वो उनके साथ समय बिताना चाहती थी। अंजू ने उनके साथ बैठकर नई पुरानी बहुत सारी बातें की और उनके साथ खूब सारा समय बिताया। अंजू के ऐसा करने से किशन जी बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने अंजू को सीने से लगाकर उसको बहुत सारे आशीर्वाद दिए और ऐसा करते हुए उनकी आंखों से आंसू थर-थर बहने लगे। तभी थोड़ी देर बाद अंजू का पति सुरेश भी उसी कमरे में आ गया। वहाँ पर दोनों बाप बेटी बातें कर रहे थे। सुरेश के हाथ में एक डायरी थी, जो कमरे में आते ही उसने अंजू के हाथ में पकड़ा दी। अंजू ने उस डायरी को खोलकर किशन को पढ़ने के लिए दे दी। किशन जी बड़े ही आश्चर्य से उस डायरी को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो डायरी उन्हें क्यों दी गई है। उन्होंने डायरी को हाथ में लेकर सुरेश से पूछा कि इसमें क्या है और वो उन्हें क्यों दी गई है, ये किसकी डायरी है। अंजू ने किशन जी को उसे पढ़ने के लिए कहा। किशन जी ने डायरी को पढ़ने के लिए पन्ने पलटे और एक एक करके उसे पढ़ने लगे। उसे पढ़ते ही किशन जी की आंखें खुली की खुली रह गईं और वो कभी डायरी को देखते और कभी अंजू और सुरेश को देखते। डायरी को पढ़ते ही वो जड़त मुद्रा में आ गए। उन्हें एक गहरा सदमा पहुंचा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। उन्हें इतना सम्मान देने वाला दामाद और इतना प्यार करने वाली उनकी बेटी ऐसा कर सकते हैं। उस डायरी में किशन जी पर जब से उनके घर रहने आए थे तब तक का किया हुआ सारे खर्चे का एक एक हिसाब किताब लिखा हुआ था। एक एक पैसे का हिसाब था उस डायरी में। उनके कमरे की साज सुविधा, उनके कमरे का बिजली का बिल, उन्हें घुमाने फिराने पर किया गया खर्चा, आने जाने में पेट्रोल या अन्य व्हीकल का टिकट का खर्चा, फल सब्जी अनाज दवाओं और भी न जाने क्या क्या, उन सभी का एक एक हिसाब लिखा हुआ था। किशन जी कब कहाँ गए, उन्होंने कितना खर्च किया, सब कुछ तारीख और समय समेत लिखा हुआ था। ये सब पढ़कर किशन जी के दिल पर बहुत आघात हुआ। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। वो मन ही मन सोच रहे थे कि इन सभी लड़कियों को तो मैंने मकान बिकते ही सब कुछ उनमें बांट दिया था, तो अब इन सबको बूढ़े बाप से क्या चाहिए। वो अपने आप को और अपने कर्मों को कोस रहे थे। किशन जी की आंखों से थर थर आंसू बहने लगे। अपनी आंखों को पोंछते हुए उन्होंने अंजू से कहा कि मैं तो समझ रहा था कि ये सब प्यार अपनापन सब इस बूढ़े बाप के लिए है, पर मैं गलत था। ये सब बाप के लिए नहीं, उनके पैसों के लिए था। वो रोते रोते अपने संस्कारों को कोस रहे थे। उन्होंने कहा कि शायद मेरी ही परवरिश में कमी होगी, नहीं तो मुझे ऐसे धोखे नहीं खाने पड़ते। अंजू ने बड़े ही इतराते हुए कहा कि इसमें इतना रोने वाली क्या बात है पापा, जब आप सीमा को इतना कुछ दे सकती हैं तो मैंने तो वो ही मांगा है जो आप पर खर्च किया। जब आप सीमा का घर भर रहे थे तब तो आपको बुरा नहीं लगा, आज मैंने जरा सा कुछ मांग लिया तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। आपको इतनी पेंशन मिलती है, थोड़ा बहुत आप हमें दे भी देंगे तो गरीब तो नहीं हो जाएंगे। अंजू के मुंह से ये सारी बातें सुनकर किशन जी को एक झटका लगा। वो सोचने लगे कि कभी भी इसने जाहिर नहीं होने दिया कि इसके मन में इतना जहर है। किशन जी अब कुछ भी समझने की परिस्थिति में नहीं रह गए थे। अंजू ने किशन जी से कहा, मुझे पता है पापा आपने कब कब और क्या क्या सीमा को दिया है। उसके बच्चों की कॉलेज की फीस, उन्हें नई मोटरसाइकिल, सीमा को सोने की अंगूठी बनवा कर दी, और मुझे देने में क्या परेशानी है। किशन जी अपने आंखों और कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कैसे दोनों बहनों ने मिलकर बाप को लूटने की साजिश रची है। दोनों ने एक दूसरे को बताया कि कैसे लूटा जा सकता है। किशन जी अब अपने सोचने और समझने की शक्ति खो चुके थे। उनके मन पर एक के बाद एक जख्म बनते जा रहे थे। ये सब बातें बोलकर और किशन जी के हाथ में चेक पकड़ाकर अंजू और सुरेश कमरे से बाहर चले गए। किशन जी को आज अपनी पत्नी संगीता की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहे थे कि काश तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इन सभी की बातों में आकर मैंने बरसों पुराना अपना घर बेच दिया। अब किशन जी का मन सभी बच्चियों से हट गया था। वो अब किसी के पास नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि किसी को भी उनकी ज़रूरत नहीं है।
सभी को बाप की हर महीने आ रही पेंशन चाहिए, सभी को उनके पैसे दिखाई दे रहे हैं, सभी की आपस में होड़ है कि कौन किससे ज़्यादा हड़प ले। उनका ये बूढ़ा बाप जिए या मरे, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। वो सोच रहे थे कि सीमा के घर धोखा खाने के बावजूद भी मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था, वो भी अंजू के दिए अपनेपन और प्यार की वजह से। उन्हें लगा था कि उनकी बेटी में कोई कमी नहीं होगी, वो तो किसी दबाव में आकर उससे वो सब किया होगा। पर आज अंजू ने तो उनकी पीठ पर छुरा घोंप दिया। उसने दिखावे का नकाब पहनकर उन्हें ऐसे जाल में फंसा दिया जहाँ से ना तो निकलते बने और ना ही उगलते बने। इतना सब होने के बाद उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था कि अब वो क्या करें और कहाँ जाए। वो सोचने लगे कि अब तो ये जीवन किसी काम का नहीं है, उनकी किसी को ज़रूरत नहीं है। वो आज बहुत ही दुखी थे। वो ये सारी बातें अपने मन में सोचे जा रहे थे। अब किशन जी को अंजू के घर रहते हुए 2 महीने पूरे हो गए थे। उसने अपनी छोटी बहन निधि को किशन जी को अपने साथ ले जाने के लिए फ़ोन कर दिया था। अंजू के फ़ोन करते ही निधि और उसके पति कमल दूसरे दिन ही सुबह सुबह किशन जी को लेने अंजू के घर पहुंच गए। किशन जी अब निधि के साथ नहीं जाना चाहते थे, पर चाहते हुए भी वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास रहने का दूसरा कोई इंतजाम नहीं था। उन्होंने बेमन से निधि के साथ जाने के लिए हामी भरी। वो अब अच्छे से जानते थे कि इसे भी बूढ़े बाप से कोई मतलब नहीं है। बाप के नाम आ रही हर महीने की 42,000 रुपये पेंशन की ज़रूरत है। उन सब बेटियों के लिए बाप उनकी साइड इनकम था, जिसे बस जरा से दिखावे से ही कमाया जा सकता था। ये सारी बातें किशन जी के दिमाग में चल रही थी। सब कुछ जानकर भी वो कुछ करने लायक नहीं थे। निधि के घर रहने के लिए वो अपना सामान लेकर तैयार हो गए। वो गुड़गांव में रहती थी। वो लोग कुछ घंटों का सफ़र तय करके पहुंच गए। किशन जी ने मन में सोचा कि चलो एक बार फिर से अपने आप को लुटवाने के लिए तैयार हो जाओ। सभी के घर की तरह से ही निधि के घर में भी उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। इस घर में भी किशन जी को बाथरूम अटैच वाला कमरा दिया गया, सभी साथ सुविधाओं के साथ। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ज़्यादा दी गई थी, वो था उनका नौकर नरेश। नरेश को किशन जी की सेवा के लिए रखा गया था। हालांकि किशन जी ये भली भांति जानते थे कि उनकी तनख्वाह उन्हीं से वसूली जाएगी, पर सब कुछ जानते हुए भी उन्हें ये तसल्ली थी कि कम से कम उनसे बात करने के लिए कोई तो है उनके पास। किशन जी ने अपना मन मार कर वहाँ पर रहना स्वीकार कर लिया। किशन जी के कुछ दिन तो निधि के घर अच्छे से गुजरे, परंतु धीरे धीरे सभी के चेहरे सामने आने लगे। शुरू में तो नरेश उनके साथ ही रहता, उनसे बातें करता। कभी कभार वो घर से बाहर टहलने के लिए जाते तो नरेश उनके साथ ही रहता। किशन जी भी नरेश को अपना अच्छा साथी मानने लगे थे। उन्हें लगता था कि कम से कम वो इस घर में उनके साथ तो अपने सुख दुख साझा कर सकते हैं। पर निधि और कमल धीरे धीरे करके नरेश को किशन जी से अलग करते गए। अब वो किशन जी के साथ कम और उनके घर के काम ज़्यादा किया करता था। किशन जी के पास तो अब वो सिर्फ नाम के लिए ही दिखाई देता था। वैसे भी किशन जी ये तो पहले से ही जानते थे कि ऐसा दिन आएगा, पर फिर भी उन्होंने यही सोचा था कि जितने दिन अच्छे से निकल जाए सो अच्छा है। कुछ दिन गुजरने के बाद किशन जी ने नरेश को अपने पास कमरे में आने को कहा। नरेश उनके बुलाने से उनके पास आया। नरेश के कमरे में आते ही किशन जी ने नरेश से पूछा कि क्या बात है, अब तो तुम बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आते। किशन जी को इतने दिन साथ में बिताने के कारण नरेश से लगाव हो गया था। वो तो उनके साथ अपने सारे दुख सुख बांटने लगे थे, पर नरेश के इस व्यवहार के कारण वो बहुत निराश हो गए थे। ये कहते हुए किशन जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि वैसे भी उनसे कोई पहले ही ज़्यादा बात नहीं करता था। कम से कम नरेश था उनके पास जिससे वो बात कर लेते थे, पर उसने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया था। वो उसके इस तरह से किए गए व्यवहार के बारे में जानना चाहते थे। उनके इस प्यार और उनकी उदासी को देखते हुए नरेश ने किशन जी को सब कुछ बता दिया कि कैसे निधि और कमल ने सिर्फ उनके नाम का फ़ायदा उठाते हुए उसे अपने काम करने के लिए रखा है। उन्होंने उसे पहले ही बता दिया था कि उस बूढ़े आदमी के साथ बस कुछ दिन बिताना है, उसके बाद तुम्हें वही काम करना है जो हम बताएंगे। नरेश की बातों को सुनकर किशन जी को बहुत दुख हुआ। इसके बावजूद भी वो काम वो उन लोगों के करता था और तनख्वाह किशन जी ही देते थे। किशन जी अपने कमरे में बैठे बैठे सोचने लगे कि ये कैसी बेटियां हैं जिन्हें अपने पिता की कोई परवाह नहीं।
जबकि सभी को पता है कि बाप ने उनके घर सिर्फ 2 महीने ही गुजारने हैं। उसके बाद तो वहाँ आना नहीं, जब तक दोबारा नंबर नहीं आ जाता। और इस बूढ़े बाप का क्या पता दोबारा नंबर आए भी या नहीं, तो 2 महीने तक अच्छे से नहीं रख सकती हैं। वो मन ही मन में सोच रहे थे कि किसी ने सच ही कहा है कि माँ बाप बच्चों को एक कमरे में ही बड़े अच्छे से पाल लेते हैं, और ये सब बच्चे मिलकर भी एक बाप को नहीं पाल सकते। किशन जी कमरे में बैठे हुए यही सब बातें सोच रहे थे कि इतने में निधि कमरे में आई और उसने किशन जी को तैयार होने के लिए कहा। किशन जी ने उससे पूछा कि कहाँ जाना है, पर वो कुछ नहीं बोली और कमरे से चली गई। किशन जी थोड़ी देर तक तो सोचते रहे कि पता नहीं कहाँ जाना है, पर कुछ सोचकर तैयार हो गए। सभी लोग एक कार शोरूम में घुसे। शोरूम के अंदर जाते जाते निधि ने किशन जी को बताया कि हम लोग कार खरीदने के लिए आए हैं। किशन जी और सभी अंदर जाकर कार पसंद करने लगे। निधि के पति कमल और उसका बेटा कार पसंद कर रहे थे कि तभी निधि ने किशन जी से आकर कार के पैसे देने को कहा। किशन जी उसकी बात को समझ ही नहीं पाए कि वो क्या कह रही है। किशन जी ने उसे हैरानी से देखने लगे। निधि ने किशन जी को बोला कि पापा, ये कार तो आप ही हमें गिफ्ट कर रहे हैं, क्या आप हमें एक कार तक नहीं लेकर दे सकते? किशन जी उस शोरूम के अंदर कोई हंगामा नहीं खड़ा करना चाहते थे। वो बिना कुछ बोले शोरूम से बाहर निकल जाते हैं। किशन जी के बाहर आते ही निधि भी उनके पीछे पीछे बाहर उनके पास आ जाती है और उन्हें तरह तरह के बहाने देकर उनसे कार के लिए चेक पर साइन करवा लेती है। किशन जी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। निधि तो अपनी दूसरी बहनों से भी कहीं ज़्यादा चालाक निकलती है। वो तो किशन जी को बातों में फंसाकर कार गिफ्ट करवा लेती है, और जब ये बात दूसरी बहनों को पता चलती है कि निधि ने तो सीधा कार ही किशन जी से ले ली है, तो सभी उन्हें अपने अपने तरीके से कोसने लगती हैं, क्योंकि सभी को अपने हिस्से में दूसरे से ज़्यादा चाहिए था। अब तक किशन जी बहुत परेशान हो गए थे। वो रोज़ रोज़ के दिखावे और अपने ही बाप के साथ की गई चाल साजियों से ऊब चुके थे। वो अपने लिए एक ऐसी जगह तलाशना चाहते थे जहाँ पर वो अपने जीवन के ये बचे हुए कुछ ही पल और अपना बुढ़ापा सुख चैन व आराम के साथ गुजार सके, जहाँ पर ना किसी की चिक चिक हो और ना ही किसी के कोई चालबाजियाँ। वो बहुत परेशान रहने लगे थे। उन्होंने अपना आगरा का बरसों पुराना घर खुश रहने के लिए बेचा था, पर वो तो पहले से भी ज़्यादा दुखी रहने लगे थे, और उनके इस अकेलेपन और उदासी से उनके किसी भी बेटी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। वो सब तो बस इसी में लगी रहती थी कि कैसे और किस तरीके से अपने ही बाप को लूट सके। किशन जी के एक बहुत पुराने दोस्त थे। किशन जी ने उन्हें अपनी सारी तकलीफ़ों के बारे में फ़ोन पर बातचीत करके बताया। तभी उनके दोस्त ने उन्हें वृद्धाश्रम रहने की सलाह दी कि वहाँ पर तुम्हारे सुकून से तो दिन बीतेंगे। किशन जी को अपने दोस्त की वृद्धाश्रम जाने वाली बात सही लगी। उन्होंने सोचा कि जब किसी को मेरी ज़रूरत ही नहीं है तो मैं भी किसी के बारे में क्यों सोचूं। किशन जी ने मन में सोचा कि जिसकी ज़िंदगी जैसी चल रही है चलने दो, कम से कम बुढ़ापे भरे दिन तो मेरे सही से गुजरेंगे। मेरे ही जैसे न जाने कितने लोग मुझे मिलेंगे, सुख दुख बांटने वाला कोई तो होगा। किशन जी ने अब सभी की तरफ से मोह खो दिया था। ना ही अपनी बेटियों से और ना ही उनके बच्चों से कुछ जुड़ाव रह गया था। उन्होंने वृद्धाश्रम जाने का मन बना लिया था। बस वो वृद्धाश्रम जाने से पहले अपने बड़े भाई से एक बार मिलना चाहते थे। वो अपने बड़े भाई मनोहर जी से बहुत प्यार करते थे। वो उनकी बहुत इज्जत और सम्मान करते थे, इसीलिए वो वृद्धाश्रम जाने वाली बात उन्हें बताना चाहते थे। किशन जी की पत्नी और उनकी भाभी में कभी भी नहीं बनती थी, इसी वजह से वो दोनों भाई आपस में ज़्यादा मिल नहीं पाते थे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि इन दोनों भाइयों के ना मिलने से आपस में दोनों में जरा भी प्यार कम हुआ हो। किशन जी अपने भाई को याद करते हुए अपने बचपन में खो जाते हैं। वो उन दिनों की बातें याद करने लगते हैं कि कैसे वो और उनके बड़े भाई मनोहर जी एक साथ मिलकर बड़े प्यार से रहा करते थे। परंतु अपनी अपनी शादियों के बाद दोनों ने रोज़ रोज़ की कलह से बचने के लिए अकेले अलग अलग रहना ही वाजिब समझा था, जिससे दोनों परिवारों में प्यार बना रहे। अपने बड़े भाई को याद करते हुए किशन जी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो अपने भाई से मिलकर उन्हें अपने दिल की सारी बातें बताना चाहते हैं। वो अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर अपने भाई से बात करने के लिए फ़ोन लगाते हैं। जैसे ही उनके बड़े भाई मनोहर जी को उनके फ़ोन आने की खबर का पता चलता है,
तो इस बात से खुश होकर वो फूले नहीं समाते। उनके लिए वो पल बहुत ही खुशी का पल बन जाता है। दोनों भाइयों की आपस में बात होती है और बात करते करते उन दोनों भाइयों के गले भर जाते हैं। वो दोनों भाई जल्द से जल्द मिलकर आपस में गले मिलकर रोना चाहते थे। किशन जी के फ़ोन करते ही मनोहर जी बिना कुछ जाने समझे उन्हें अपने घर मिलने के लिए बुलाते हैं। उनकी ये बात सुनते ही किशन जी के गले में दबी हुई सिसकी जोर से आंसुओं के स्वर में तब्दील हो जाती है। किशन जी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते हैं और अपने भाई से मिलने को आतुर हो उठते हैं और फ़ोन पर उनसे 2 दिन बाद मिलने को तय करते हैं। मनोहर जी अपने भरे पूरे परिवार के साथ ग्वालियर शहर में रहते थे। वो अपनी पत्नी आशा, अपने 2 बेटे और 2 बहुओं के साथ एक संयुक्त परिवार में मिलजुल कर रहते हैं। किशन जी के 2 दिन बाद ग्वालियर आकर मिलने की बात वो अपने घर में सभी को बताते हैं। उनके घर पर सभी इस बात को सुनकर किशन जी से मिलने के लिए उत्साहित होते हैं। उनके आने की तैयारियां होने लगती हैं। किशन जी के आज आने का दिन है और उनके आने की खुशी में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। उनके रहने के लिए कमरा तैयार किया जाता है। सभी लोग अपने अपने तरीके से उनके स्वागत में लगे हुए हैं। बच्चे भी अपने छोटे दादाजी से मिलने को बेताब हैं, क्योंकि उनके बचपन में उनके छोटे दादाजी बहुत सारी चॉकलेट जो ला कर देते थे। किशन जी की गाड़ी आने का समय हो जाता है और वो कुछ ही देर में अपने बड़े भाई के घर पहुंच जाते हैं। उनके वहां पर पहुंचते ही उनका बहुत ही प्यार से और सम्मान से उनका स्वागत किया जाता है। सभी लोग उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। दोनों बहुएं, दोनों बेटे और उनके बच्चे उन्हें ये एहसास ही नहीं होने देते कि वो इन सभी लोगों से कई सालों बाद मिल रहे हैं। किशन जी भी उनके प्यार और अपनेपन को पाकर बहुत भावुक हो जाते हैं। किशन जी को उनके इस प्यार और अपनेपन की इस तरह से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से वो इन सभी से अलग हुए थे और इतने सालों में उन्होंने इन सब से कोई वास्ता भी नहीं रखा था। कभी बस 1-2 बार फ़ोन पर ही बात हुई थी या कभी बच्चों की शादियों तक का व्यवहार निभाया था और किशन जी की पत्नी संगीता जी के स्वर्गवास पर उनका आना हुआ था। किशन जी को अपने बड़े भाई के घर आए हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि उन्होंने अपने वापस जाने की बात करी। उनके वापस जाने वाली बात को सुनकर सभी लोगों ने उन्हें कुछ दिन उनके साथ रहने की कसम दी, क्योंकि वो सभी उनके साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। वैसे भी वो उन सबसे कई सालों के बाद मिले थे। किशन जी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए वो अपने जाने की बात कर रहे थे। पर अपने भाई की बात का सम्मान रखने के लिए वो कुछ दिन साथ रहने की बात को मान जाते हैं। उसके बाद सभी साथ में मिलकर खाना खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं और एक साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। रात होते ही वो दोनों भाई एक साथ एक ही कमरे में सोते हैं और तभी किशन जी ने उनके भाई उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। किशन जी उनकी ये बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं कि उन्होंने तो कोई बात भी किसी को नहीं बताई, तो इन्हें कैसे मालूम कि मैं बहुत दुखी और उदास हूँ और इसी वजह से मैं इनसे मिलने के लिए आया हूँ। किशन जी अपनी सोच में ही खो जाते हैं। मनोहर जी उन्हें आवाज़ लगाते हुए अपने हाथों से उन्हें हिलाते हैं। उनके ऐसा करते ही किशन जी की चेतना लौट आती है और तब किशन जी अपने भाई से पूछते हैं कि आपको ये सब कैसे पता कि मैं परेशान हूँ। उनके पूछते ही मनोहर जी बोले कि अगर सब कुछ सही होता तो यूँ बूढ़े बाप को कोई भी अकेले इतनी दूर सफ़र के लिए नहीं भेज देता। उन्होंने कहा कि मैं तो तुझे अकेला देखकर ही समझ गया था कि कोई बात है और बाकी बचा हुआ तेरा चेहरा बता रहा है। तभी किशन जी अपने भाई को अपने ऊपर बीत रही सारी परेशानियों को बताना शुरू करते हैं कि कैसे उनकी सारी बेटियों को उनकी नहीं बल्कि उनके पैसों की आवश्यकता है। किशन जी अपनी एक एक लड़की के द्वारा किए गए एक एक गलत व्यवहार को पूरे विस्तार पूर्वक अपने भाई और भाभी को बताते हैं और ये सब बताते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं। मनोहर जी और उनकी पत्नी को उनकी बताई हुई बात पर विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे कोई बेटियां अपने ही बाप के साथ ऐसा कर सकती हैं। और उनका ये सोचना लाजमी भी था, क्योंकि कहीं न कहीं हम सभी ने इस संसार में लड़कों के द्वारा ऐसे व्यवहार को होते देखा या सुना है, पर लड़कियों द्वारा इस तरह से व्यवहार करने के बारे में कोई सोच भी नहीं पाता है। किशन जी ने साथ ही में अपने वृद्धाश्रम में रहने की बात भी उन लोगों को बताई। किशन जी के वृद्धाश्रम में रहने की बात सुनते ही
मनोहर जी की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने भाई की इस हालत को देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। मनोहर जी ने अपने भाई को गले लगाते हुए कहा कि मैं अभी मरा नहीं हूँ और मेरे रहते हुए तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें जाना भी पड़ा तो तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। उन्होंने कहा कि अब से तुम हमारे साथ ही रहोगे। किशन जी ने उनकी बात को सुनकर कहा, नहीं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। मैं जैसा हूँ, जिस हाल में हूँ, ठीक हूँ। आप मेरे लिए परेशान मत हो। मनोहर जी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि क्या कभी तुम मेरे ऊपर बोझ हो सकते हो? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? किशन जी को अपने भाई की इस बात को सुनकर तसल्ली तो हुई, पर वो मन में ये सोचने लगा कि ये शायद प्यार में उन्होंने सारी बातें कही है। दूसरे दिन किशन जी की कही गई सारी बातों को मनोहर जी ने अपने परिवार के सभी लोगों को बताया। उस समय किशन जी अपने कामों में व्यस्त थे। जब मनोहर जी सभी को ये बातें बता रहे थे। मनोहर जी सारी बातें उनकी गैर हाजिरी में करना चाहते थे, जिससे किशन जी को अपमान महसूस ना हो। घर के सभी लोगों ने मनोहर जी की सारी बातों को सुनकर किशन जी को खुशी खुशी अपनाने की बात करी। सभी की एक ही राय थी कि हम सभी लोग मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। ये सारी बातें वो बिना स्वार्थ के कर रहे थे, क्योंकि उनके घर में किसी को नहीं पता था कि उनकी पेंशन कितनी है, या उनका क्या बैंक बैलेंस है, या उनके बुढ़ापे का क्या सहारा है। ये सब किशन जी को अपनाना चाहते थे, न कि उनकी हर महीने की आती पेंशन को। मनोहर जी की कही गई सारी बातों को उनके परिवार ने बिना किसी भी आपत्ति जाहिर किए मान लिया था। इसीलिए मनोहर जी को आज अपनी परवरिश दिए गए संस्कारों और अपने बच्चों पर भी गर्व हो रहा था कि कैसे उनके सिर्फ एक बार कहने पर ही सभी ने उनकी बात का समर्थन किया, और साथ ही साथ उनकी बहुओं ने भी किशन जी को अपनाने में अपना पूरा सहयोग दिया। उनके बड़े बेटे और उसकी पत्नी ने तो उन्हें रहने के लिए अपना कमरा तक दे दिया। किशन जी के बड़े भाई मनोहर जी बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति नहीं थे, बस वो सब खुशी खुशी अपनी रोजी रोटी चलाते थे, एक आम आदमी की तरह से ही। मनोहर जी की घर में सिर्फ इतनी जगह ही थी कि उसमें सभी के पास अपना अपना एक एक कमरा था, पर इतना बड़ा नहीं था कि किशन जी को एक अलग से कमरा दिया जा सके। इसी वजह से मनोहर जी के बड़े बेटे ने अपना कमरा उन्हें देने के लिए कहा, जिससे किशन जी को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जैसे ही ये बात किशन जी को पता चली, उन्होंने उसको ऐसा करने से मना कर दिया और अपने बड़े भाई के साथ ही उनके कमरे में एक चारपाई पर सोना उचित समझा। किशन जी ने कहा कि उन्हें सिर्फ प्यार की ज़रूरत है, ना कि किसी बड़े से कमरे की, और इस घर में ना कोई अलग से बड़ा कमरा था और ना ही कमरे में अटैच बाथरूम की सुविधा थी। जो था जैसा था सब किशन जी के सामने था, पर किशन जी के लिए इस घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी और ना ही इज्जत और सम्मान की, और साथ ही साथ सभी बड़े और बच्चों सभी के प्रति प्यार था, और वो भी सब बिना किसी स्वार्थ के। मनोहर जी के घर किशन जी को बहुत प्यार और अपनापन मिल रहा था। जब भी कोई कहीं भी बाहर जाता तो हमेशा उनसे पूछा जाता कि किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो बता दे। किशन जी को भी अब इन सभी के अपनेपन और प्यार की आदत होती जा रही थी। अब उनका मन इन सब को कहीं भी छोड़कर जाने को नहीं करता था। किशन जी को हमेशा ये डर सताया करता था कि आखिर वो कब तक अपने भाई के घर में रहेंगे, एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। बस वो ये सोचकर तसल्ली करते कि जितने दिन भी यहाँ पर हैं तो खुश होकर अपने दिन काटे। मनोहर जी के घर सुविधाओं की कमी थी, पर कभी भी किसी ने भी उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। सभी लोग, चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। मनोहर जी के घर पैसों की कमी होने के बावजूद कभी भी किसी ने भी किशन जी को एक भी पैसा खर्च करने के लिए नहीं कहा। किशन जी जब भी पैसे देने की बात करते, घर में सभी लोग उनसे नाराज़ हो जाते, क्योंकि सभी लोगों के लिए वो उनके घर का ही हिस्सा थे। अब किशन जी को अपने भाई के घर रहते हुए पूरे 4 महीने हो चुके थे, और किसी ने भी अभी तक उनसे ना ही कोई पैसा खर्च करवाया था और ना ही कभी कोई उम्मीद जताई थी। इस घर में उन्हें पूरा सम्मान, प्यार, अपनापन सब कुछ मिल रहा था, वो भी बिना किसी स्वार्थ या शर्त के। किशन जी अपने कमरे में बैठे बैठे सोच रहे थे कि इस जगह अभी मेरे बच्चे होते तो कब का मुझे नोच कर खा गए होते। किशन जी की लड़कियां उन्हें ले जाने के लिए फ़ोन करती,
लेकिन किशन जी को अच्छे से मालूम था कि उन्हें अपने बाप की याद नहीं सता रही है, उन्हें तो अपनी साइड इनकम की याद आ रही है जो बिना कुछ किए उन सबको मिल रही थी। किशन जी ये सारी बातें अपने मन में बैठे बैठे सोच रहे थे और ये सब बातें याद करते हुए किशन जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे कि इतने में मनोहर जी कमरे में आ जाते हैं। उन्हें देखकर किशन जी ने तुरंत अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर उन्हें छुपाना चाहते थे, पर वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। मनोहर जी उन्हें रोता हुआ देख लेते हैं और वो घबरा कर किशन जी से उनके रोने का कारण पूछते हैं। किशन जी उन्हें टाल देते हैं और उनसे अब उनके घर से चले जाने की बात करते हैं। किशन जी की घर से चले जाने वाली बात और उन्हें रोता हुआ देख वो उनसे पूछते हैं कि क्या उनके घर में उन्हें कोई तकलीफ़ है या किसी ने कुछ कहा या किसी की कही गई कोई बात बुरी लगी है। किशन जी ने अपने भाई को बीच में ही टोकते हुए कहते हैं कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर तो सभी लोगों से वो प्यार और खुशी मिली जिसकी मैं सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। टाइम पर खाना, वो भी सबके साथ मिलजुल कर खाना, टाइम पर दवा और भी न जाने क्या क्या। और तो और इस बात का ख्याल तो मैं कब से अपने मन से निकाल चुका था कि कोई अपनी ज़िंदगी के फैसलों में मेरी राय लेगा, पर मुझे इस घर में वो हक भी मिला कि मैं भी अपनी राय दूं। ये सब मेरे लिए किसी सपने को जीने से कम नहीं, किशन जी ने बोला। मैं तो कब का अपने बच्चों के किए गए व्यवहार के कारण अपनी ज़िंदगी से हार गया था, पर यहाँ पर आप सभी के साथ ने मुझ में जीने की उम्मीद जगाई। पर अब मुझे इन सब से डर लगता है कि अगर मुझे इन सब की आदत पड़ गई तो मैं अपने बाकी के दिन कैसे काटूंगा, क्योंकि मैं अब और ज़्यादा आप सभी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। किशन जी के ये सब कहने के बाद मनोहर जी ने कहा कि तुम अब कहीं नहीं जा रहे हो, अब हम दोनों भाई एक साथ मरते दम तक इस घर में रहेंगे। तुम अब मेरे घर का हिस्सा हो। किशन और मनोहर बस नाम अलग है, तन अलग है, पर मन एक ही है। और अगर तुम्हें फिर भी ऐसा लगता है कि तुम किसी पर बोझ हो और तुम्हारे वजह से इस घर का खर्चा बढ़ गया है, तो इस घर से तुम नहीं, मैं जाऊंगा। मनोहर जी की ये बात सुनते ही किशन जी की आंखों से थर थर आंसू बहने लगे। वो अपने भाई से गले मिलकर रोने लगे और ऐसा करने से वो अपने आप को रोक नहीं पाए। किशन जी ने अपने भाई से कहा कि ज़िंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है। जिन बच्चों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो मेरी लड़कियां आज पराई हो गईं। और जिनसे मैंने कभी प्यार नहीं किया, जिनकी कभी दुख तकलीफ़ नहीं पूछी, कभी उनके सर पर एक प्यार भरा हाथ नहीं फेरा, वो बच्चे, वो बहुएं आज मुझे अपने से अलग नहीं होने देना चाहते हैं। किशन जी बोले कि सच ही कहा है किसी ने कि आज के ज़माने में लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ एक तरफ लड़के माँ बाप से अपना हक मांगने में पीछे नहीं हटते, उन्हें अपने माँ बाप से कुछ लेना देना नहीं होता, उन्हें सिर्फ पैसे से प्यार है, तो वहीं पर आज लड़कियाँ भी ऐसी ही होती जा रही हैं। उन्हें भी माँ बाप से ज़्यादा उनकी धन दौलत से प्यार है। किशन जी ने कहा कि मैं सबके बारे में तो शायद नहीं कह सकता, पर मेरी बेटियाँ तो ऐसी ही हैं जिन्हें मुझसे प्यार नहीं है। और जहाँ हम लड़कों को हमेशा गलत मानते हैं, बहुओं को कभी अपना नहीं समझते, तो वही बहुएं सास ससुर के बुरे वक्त में उनके साथ रहती हैं, उनकी सेवा करती हैं। वही लड़के उनका ख्याल रखते हैं। कौन लड़की है जो अपना घर बार छोड़कर अपने माँ बाप की सेवा करने आती है? सेवा हमेशा बहुएं ही करती हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी मैं किसी की बात नहीं करता, पर अपने घर के बच्चे तो ऐसे ही हैं। किशन जी बोले कि ये दोनों ही बातें मैंने अपने जीवन में सीखी है कि आज के समय में लड़के लड़की और बहू बेटी सब हर चीज़ में एक समान है। वो चाहे माँ बाप के हिस्से करना हो या उनके धन दौलत के। जहाँ एक तरफ लड़के बुरे हैं तो वहीं लड़कियाँ भी बुरी हैं, और जहाँ बहुएं बुरी हैं तो वहाँ दामाद भी बुरे हैं। सब कुछ एक समान है। आज किशन जी हमारी इस दुनिया में नहीं है, उन्हें गुजरे हुए साल सवा साल हो गया है, पर वो मरते दम तक अपने भाई के साथ ही रहे। उन्हें कभी भी किसी ने भी कहीं नहीं जाने दिया, ना उसकी किसी बेटी के घर और ना ही किसी वृद्धाश्रम में। पर कहते हैं ना कि भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, बस वहाँ पर जाने से रोक नहीं पाए। पर किशन जी ने अपने बुढ़ापे के पल मनोहर जी और उनके परिवार के साथ ही बड़े प्यार और खुशी से बिताए। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।